ओके, सो हमने क्या सीखा कि लिमिटेशन एक्ट ने ये सिखाया कि जब भी हमारा कोई डेटर हो जिससे हमारे पैसे लेना बाकी होंगे और वो हमें ड्यू डेट पे पैसा ना चुकता करे, तो हम कितने समय के अंदर अंदर कोर्ट में ले जाकर उससे लीगली पैसा वसूल कर सकते हैं? 3 सालों के अंदर अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट, करेक्ट? उसके बाद हम नहीं जा सकते। ये हक किसने दिया? लॉ ने दिया, लॉ के प्रोविजन ने दिया, है ना? प्रोविजन मीन्स रूल ऑफ लॉ, ऐसा समझ सकते हो। कितने राइट मिला है? 3 इयर्स का राइट दिया हुआ है। ये चीज आप याद रखोगे, इसीलिए मैंने साइड में लिख के रख दी। अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हम ये सीख रहे थे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कब कहा जाता है। तो जब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो लॉ के प्रोविजन के पीछे का मकसद ही फ्लॉप कर दे, उसी को फेल कर दे, तो हम कहते हैं आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं विच इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल। एक था टॉम, एक था जेरी। टॉम ने जेरी से 50,000 रुपए उधार पे लिए, जो कि अगले 6 महीने बाद वो रिटर्न करने वाला था। 6 months लेटर क्या हुआ? टॉम ने 6 मंथ बाद पैसे वापस लौटाने से मना कर दिया। तो जेरी, इस बार सीखा हुआ था लिमिटेशन एक्ट वाला एग्जाम्पल, तो जेरी ने तुरंत फोन लगाया टॉम को और बोला भाई ड्यू डेट आ चुकी है, मेरे पैसों का क्या हुआ भाई? जेरी ने बोला पैसे तो मुझे और थोड़ा टाइम दे दे, मैं पे कर दूंगा। आनाकानी हुई, दोनों के बीच में बहुत बहस हुई और जेरी ने ये कह दिया कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो जेरी ने बोला तुम्हारे पास तो 3 साल है ना, चलो मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ। आज डिफॉल्ट हो चुका है, मान लो ये 6 महीने की बाद की डेट कौन सी थी? आज की। अगले कब तक जा सकता है? 2021, 22, 23, है ना? इस तारीख तक तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ना 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वापस लौटाऊंगा जब भी लौटाऊंगा। अगर तुम इस बात को अग्री करो कि तुम्हें मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना होगा, तो 3 सालों तक नहीं लेने जाना, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर तक लेने का कबूल करो। मतलब तुम ओरिजिनली जो 2023 तक कोर्ट में जा सकते हो, तुम ये अग्री करो कि तुम 2022 तक ही अपना ये राइट एक्सरसाइज करोगे, ना कि 2023 तक। तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, जाना, लेकिन 3 सालों तक नहीं जाना। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम कोर्ट में जाना। ऐसा टॉम क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि और 6 महीने दे दे पे करने के लिए, भाई और 6 महीने दे दे पे करने के लिए करके करके वो उसके 2 साल ऐसे ही पूरे कर देगा। और फिर क्या, जेरी अगर एग्री कर देता है कि हाँ चल 50 की जगह पर तू 60,000 वापस लौटाना, सिर्फ इस चीज के लिए कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ कि जहां मेरा हक बनता था 3 सालों तक कोर्ट में जाने का, मैं सिर्फ 2 सालों तक कोर्ट में जाऊंगा। उसके अंदर गया तो ठीक, नहीं गया तो तू बच गया। अब मुझे बताओ, ये वाला एग्रीमेंट, डेटर क्रेडिटर वाला एग्रीमेंट तो ठीक है, एकदम लॉफुल है, लेकिन ये वाला जिसमें कानून का दिया गया हक कॉम्प्रोमाइज होगा, जहां लॉ ने खुद रूल बनाकर 3 साल का टाइम दिया है, तुम एक ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जिसमें कि लॉ का दिया गया टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लॉ ने सोच समझकर 3 साल का समय दिया था। तुमको याद है मैंने बोला था कि तुम लोग डेटर के पीछे भागोगे और थोड़ी मोहलत दोगे, ये करते करते 1.5-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, इसीलिए तुमको 3 साल दिए। अगर तुम 2 साल तक ही कोर्ट में जाऊंगा उसके बाद नहीं जाऊंगा बोलते हो, तो तुम लॉ का बनाया गया प्रोविजन का अपमानजनक हरकत कर रहे हो, इसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, इसको फ्लॉप शो बना रहे हो, और तुम कभी इस कानून से बड़े नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के बनाए गए प्रोविजन को हरा दे कि तुम 3 साल बाद जा सकते थे एज पर लॉ, तो लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट कर दोगे तो सिर्फ 2 साल बाद जा सकते हो। 2022 के बाद तुम्हारा हक खत्म हो जाएगा, जबकि कानूनन तौर पे तो तुमको हक था
2023 तक ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी कानून की नजर में वैलिड हो ही नहीं सकता जो लॉ के ही प्रोविजन को हरा दे। आर यू गेटिंग इट? ऐसा कोई भी एग्रीमेंट विच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, ऐसा प्रोविजन ऑफ लॉ जो तुम्हें 3 साल का टाइम दे रहा है उसको हरा के रख देगा, 2 साल कम कर दे रहा है, उसका टाइम रिड्यूस करने वाला कोई भी एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड देयरफॉर इसका ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? अनलॉफुल। आर यू गेटिंग इट? यहां तक उधारी देने लेने की बात थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल पर्पस था। लेकिन जब डिफॉल्ट के बाद इसने ये 10,000 एक्स्ट्रा वाला ऑफर दिया 1 साल सैक्रिफाइस करने के बदले में, तब इसने लॉ को चुनौती दे दी। ये लॉ के दिए गए इस प्रोविजन के अंदर 3 सालों के दिए गए टाइम को रिड्यूस करने की बात करी, जो कि लॉ की तौहीन है। ऐसा कोई प्रोविजन जो लॉ के रूल को रिड्यूस करके रख दे, उसको ही मकसद को डिफीट कर दे, ऐसा कोई प्रोविजन कभी कानूनी तौर पर वैलिड हो ही नहीं सकता। यानी अगर जेरी इस एग्रीमेंट के लिए हाँ भी बोल देता है तो भी ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? तो भी ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है का मतलब क्या? ना तो जेरी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर सकता है टॉम से, अगर टॉम बाद में उसको सिर्फ 50,000 दे तो जेरी इस एक्स्ट्रा 10,000 के लिए कोर्ट में नहीं जा पाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना, अनलॉफुल एग्रीमेंट था ना, इसीलिए इस वाले एग्रीमेंट में जो भी वादा तोड़ेगा, जेरी वादा तोड़ते हुए कोर्ट में चला जाए 2 साल बाद तो भी टॉम कुछ नहीं कर सकता, और अगर टॉम वादा तोड़ दे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ना देने का तो भी जेरी उससे पैसे वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है which defeats the provision of law, और ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले मानते हुए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो वादा टूटने पर किसी को कोई लीगल एक्शन का हक नहीं है। आर यू गेटिंग इट? समझे पूरा कंसेप्ट ऑफ डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ वाला एग्रीमेंट कैसा होता है? इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जो डिफीट करते हैं प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्लियर? नोट करो। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आखिरी 2 बचे। और कब कब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाता है? जब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जो इमोरल हो। इमोरल, एक था इलीगल, यानी ऐसे काम जो फॉरबिड करे गए हो, बैन करे गए हो, फिर भी आप करो तो गैर कानूनी होते थे। ये क्या है? ये इमोरल है। इमोरल बोले तो जरूरी नहीं है कि ये काम लॉ ने करने से मना किया, पर सामाजिक तौर पे ये काम हमें करो तो गलत लगते हैं। गुड और बैड पर्सनल लेवल पे आ गया है कि हम बोलते हैं जैसे किसी से बीच रास्ते पे झगड़ा करना नॉट अ गुड थिंग, अपने से बड़े को हाथ उठाना नॉट अ गुड थिंग, वैसे या अपने से बड़े से बदतमीजी से बात करना गलत है। तो वैसी कुछ चीजें जो सही और गलत की परिभाषा अपन के लिए, अपन के मन में, अपने अंदर से क्या निकलती है, बट अंदर से नहीं, यहाँ पर थोड़ा और गहराई में एज अ ग्रुप ऑफ पीपल तुमको क्या लगता है ये गलत है या सही है? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूं, नहीं आप अपने फ्रेंड को बोलो कि यार मेरे सोसाइटी के एक अंकल हैं बुजुर्ग, मान चल पाते, पर उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, एक दिन बहुत बेइज्जती करी थी यार सोसाइटी के कंपाउंड में। आज मेरा मन कर रहा है कि उनसे वो हिसाब चुकता किया जाए। एक काम करेगा मेरा, मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा, बदले में तू उनको उल्टा सीधा सुना आधे घंटे तक। क्या ये सीनियर सिटीजन को उल्टा सीधा सुनाने के बदले में 1,000 रुपए देना, क्या ये एग्रीमेंट आपको सही लगता है? कुछ इलीगल नहीं है, मर्डर नहीं कर रहे हो, किडनैपिंग नहीं कर रहे हो, पर फिर भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा ना ये काम करना।
सामाजिक तौर पे समाज की नजरों में ये बदतमीजी कहलाई जाएगी, अच्छी बात नहीं कहलाई जाएगी। और ऐसी हरकतों को हम भी बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम बोले तो कोर्ट, इंडियन कोर्ट्स भी बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट कर भी दो और आपका फ्रेंड आपके कहने पर अंकल को 15 मिनट तक उल्टा सीधा सुना के भी आ जाए, फिर आपसे पैसे मांगे और आप पैसे नहीं दो तो कोर्ट में जाकर आपसे 1000 रुपीज क्लेम नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोर्ट भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोर्ट ने इस इंसान को बदतमीजी करके पैसे कमाने की आदत डाल दी तो ऐसे और लाख बदतमीज खड़े हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लेवल पर समझाने वाला एग्जाम्पल था। दूसरा, आपको आपकी बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि A and B are married, C loves B, but B says कि वो A को डिवोर्स नहीं दे सकती तो C से शादी नहीं करेगी। तो C कहता है मैं तुझे A से ज्यादा पैसा दूंगा, मैं तुझे A से ज्यादा ऐशो आराम दूंगा, तू उसको बस डिवोर्स दे और मेरे से शादी कर, और डिवोर्स के लिए लॉयर भी मैं दूंगा, पैसे भी दूंगा, तू बस उससे डिवोर्स ले। तो ये जो एग्रीमेंट है सी और बी के बीच में कि तू बी को कहता है कि ए से डिवोर्स ले, बदले में मैं तुझे 25 लाख रुपए दूंगा। आर यू गेटिंग इट? ऐसे एग्रीमेंट हमारे समाज को खराब कर देंगे। शादी जैसी प्योर चीज को एक खेल बना के रख देंगे, जो अभी तक इंडिया में तो खेल नहीं है। बहुत अच्छी चीज, बहुत पाक चीज, बहुत प्योर चीज माना जाता है। अच्छे किस्से दादा दादी लोग हमको सुनाते हैं, कंपेनियनशिप के एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे सामने, हमारे फादर मदर दादा दादी आज भी इंडियन सोसाइटी में। और ऐसे एग्रीमेंट्स एवरीबडी हैज गॉट फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स बट नॉट लाइक दिस। ऐसे एग्रीमेंट्स तो हमारे समाज को खराब कर देंगे, गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे, शादी कर तोड़ पैसा लेके। इस तरह के किस्से हमको ज्यादा नहीं देखने हमारे समाज में, हमें ठीक नहीं लगता है, मॉरली रॉन्ग है। नो डाउट इट इज नॉट इलीगल, किसी को जेल में नहीं डाल सकते उठा के ऐसा करने। मान लो बी पागल होकर 25 लाख के बदले में और सी के वादे के बदले में कि मैं तुझे उससे ज्यादा ऐशो आराम से रखूंगा, खुशी से रखूंगा, तो मुझसे शादी कर, पैसे भी देता हूँ, मुझे 25 लाख रुपए ले, बेस्ट लॉयर हायर कर और ए से डिवोर्स ले। अब बी बेवकूफ ए से डिवोर्स ले लेती है मान लो, और फिर सी बी से शादी करने से मना कर देता है, तो बी ए की जिंदगी खराब करके आई। सी तो चाहता ही मस्ती था, लोगों की जिंदगी खराब करना। बी ने अपनी जिंदगी भी खराब करी और अपने पेरेंट्स को भी कहीं का नहीं छोड़ा। इतने सारे लोगों की जिंदगी खराब हो गई ऐसे एग्रीमेंट से, और अब भी कोर्ट में जाना चाहती है सी के अगेंस्ट केस करने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए। सॉरी फॉर कॉल। अब भी सी के पास जाना चाहती है, उसके ऊपर केस फाइल करके उसको फोर्स करने के लिए कि उसने वादा किया था शादी करेगा, उसको बोलो शादी निभाओ। कोर्ट विल नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, दीज आर इमोरल। इसीलिए इनको इमोरल बोलते हुए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले बोल दिया गया है, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट्स कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ना बी को कभी सी के अगेंस्ट कोई हक मिलेगा, ना सी को, ना अंकल वाले एग्जाम्पल में आपके दोस्त को हक मिलेगा। क्लियर? इमोरल एग्रीमेंट्स ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इन एग्रीमेंट्स को भी हम बोलते हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 दोस्त हो, 3 इंटेलिजेंट, 1 एवरेज। क्या था? 4 दोस्त थे, 3 रैंकर्स, 1 एवरेज, मस्ट बी 4 टाइप्स दोस्त। चारों लोग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, दोस्त हो ना, हर जगह सेम एक साथ जाते हो। तो एक कंपनी में तुम चारों इंटरव्यू के लिए गए, और पता है जॉब किसको मिली? इसको। और क्यों मिली पता है? क्योंकि इसके फादर ने या इसने कंपनी के मैनेजर को एक ऑफर दिया
मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो। और उस 1 लाख के बदले में कंपनी के मैनेजर ने इस स्टूडेंट को जॉब दे दी जो डिजर्व ही नहीं करता था। उसकी वजह से क्या हुआ? पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हुआ। एक्चुअली तो इस जॉब पे इंटरव्यू रखा ही क्यों जाता है? ताकि बेस्ट क्वालिफिकेशन वाला बंदा, बेस्ट नॉलेज वाला बंदा, बेस्ट स्किल्स वाले बंदे को इस पे हायर किया जाए। पर क्या इस एग्रीमेंट की वजह से ऐसा हुआ? रिश्वत वाले एग्रीमेंट की वजह से क्या बेस्ट क्वालिफिकेशन वाला, बेस्ट स्किल्स वाला, क्या बेस्ट नॉलेज वाला पर्सन हायर हुआ, या उनका मौका छिन गया इस रिश्वत वाले एग्रीमेंट की वजह से? जो डिजर्व करते थे उनमें से किसी को कभी मौका मिला ही नहीं। इस तरह के एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। खरीद कर, पैसे देकर अवार्ड लेना, उसकी वजह से जो डिजर्व करता है, जो मेहनत करते हैं दिन रात, नॉलेज एक्वायर करते हैं, रैंक लाते हैं, क्योंकि इनको लगता है परसेंटेज इज द क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन इज द क्राइटेरिया, तो और डिग्रीज लेते जाते हैं। क्योंकि ये तो बोलते हैं ना कि हमको ये डिग्री वाला, ये परसेंटेज वाला बंदा चाहिए, पर फिर ना तुमने वो परसेंटेज वाले बंदे को जॉब दी इस ऑफर के चक्कर में, ना तुमने वो स्किल्स वाले को जॉब दी जो स्किल्स तुमने न्यूज़पेपर ऐड में लिखी थी कि हमको चाहिए बंदे। हुआ ना पब्लिक एट लार्ज के साथ अन्याय। ऐसे एग्रीमेंट्स पब्लिक से मौका छीनते हैं, बेस्ट कैंडिडेट से मौका छीनते हैं और एक अनडिजर्विंग को मौका देते हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स, अब मान लो आपका दोस्त 1 लाख रुपए तो दे दे, मैनेजर इसको हाँ भी बोल दे और बाद में इसको पहले ही दिन बोल दे आई एम नॉट हायरिंग यू, तो आपके दोस्त के पास लीगल एक्शन की कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि उसने खुद भी तो गलत किया था, रिश्वत देकर तुम लोगों से मौका छीना था। कर्मा हैज पेड हिम बैक, ऐसा कोर्ट नहीं बोलेगा, लेकिन कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट्स में ना मैनेजर को 1 लाख रुपए दिलाएगा और ना ही स्टूडेंट को धोखा मिला तो मैनेजर से कोई नौकरी दिलाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स की वजह से आम जनता डिस्करेज हो जाती है। जो लोग मेहनत से आगे आने की ट्राई करते हैं उन लोगों के मौके छिने जाते हैं। दीज एग्रीमेंट्स आर हानिकारक फॉर पब्लिक, और ऐसा हर काम जो हानिकारक होगा फॉर पब्लिक उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उन लोगों का लफड़ा वो आपस में जाने, हम सॉल्व करके देंगे तो इनको बढ़ावा मिलेगा, और कोर्ट इनको बढ़ावा देना नहीं चाहती। एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले कहलाए जाते हैं। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से मिली गई कंसीडरेशन भी अनलॉफुल होती है, और ऐसे एग्रीमेंट्स कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। तो कब कब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाता है? जब एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हुआ हो, या फिर यस फॉरबिडन बाय लॉ वाले काम के लिए हुआ हो, ऐसा एग्रीमेंट हो व्हिच डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म। मैं रीड भी कर लेती हूँ, तुम लोग नोट कर लो, फिर हम रीड कर लेते हैं। ओके गाइस, आर वी रेडी? हमारे नोट्स पे ऑन पॉइंट नंबर 5, lawful consideration and lawful object. I am reading it. Consideration and object of agreement must be lawful. अगली सामग्री थी, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होनी चाहिए थी। तो सेक्शन नंबर 23 ने हमें सिखाया था ये चीज। सेक्शन 23 ये कहता है कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल अगर वो लॉफुल नहीं होगी, अगर वो ऐसी चीज का है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ, या इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, involves injury to person or property of another, या फिर कोर्ट रिगार्ड्स इट एज immoral or opposed to public policy. ओके, नोट कर लिया होगा, ये रीड भी हो गया। हमारा opposed to public policy
इतना छोटा सा दिखने वाला लेकिन इतना जबरदस्त वाला टॉपिक भी होता है खत्म। हैव अ हैप्पी रीडिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।